तो देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि जियोलॉजी के सारे सिलेबस का वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो एकदम सेफ है। मेरे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट तो आपको मिल जाएगा, बस व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट के द्वारा लोग चाहते हैं कि ग्रुप में जुड़े। ग्रुप में भैया नंबर एक्सचेंज हो जाता है, उससे प्रॉब्लम होता है। उससे सेफ जगह है आपके लिए चैनल, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स, सारी नोट्स, सारी गतिविधियों का पूरा संचालन का पूरा चीज़ वहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो भैया सबसे पहले आपको जाकर व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाना है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल जा क्लिक कीजिए, सीधे चैनल पे चले जाओगे। व्हाट्सअप तो सब लोग यूज करते हैं ना, इंस्टा को यूज करे या ना करे, बट व्हाट्सअप सभी लोग यूज करते हैं। तो वहां पे जाइए और आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए, तो मेरा टॉपिक जो बचा हुआ था वो बचा हुआ था पैलियोंटोलॉजी, जिसे हम लोग हिंदी में जीवाश्मिकी कहते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा जितने भी रॉक्स होते हैं फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है, दैट मीन्स कि इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, तो उनका हमें मॉर्फोलॉजिकल टाइप के कुछ क्वेश्चंस को देखना है। ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब आता है, जैसे हम लोग अभी पैलियोंटोलॉजी पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो पैलियोंटोलॉजी से संबंधित भी हमारे 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसमें से आपको 2-3 जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग जानेंगे इसमें मेनली। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी सिलेबस या कोई भी चैप्टर को जब आप शुरू करते हैं, बेहतर ये होता है पहले उसका डिफिनेशन के बाद आपको जानना होता है कि रीजन क्या है, कौन कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है ये बनने में। अब जैसा कि आपको पता है, जीवाश्म नाम से ही पता चल रहा है, जीवाश्म, जीवों के अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। एक लाइन में आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। जीवों के अवशेष को आप जीवाश्म कहते हैं। सबसे पहली बात, एक और चीज ध्यान रखिएगा, नोट्स नहीं देंगे, लेक्चरर का नोट्स आपको मिलना इम्पॉसिबल है। आपको क्वेश्चन आंसर का जो मॉडल पेपर जो हम तैयार कर रहे हैं वो मॉडल पेपर आप तक पहुंचाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होते हैं उनका आप तक शेयर किया जाएगा। आपको इस क्लास को पूरा देखना है और इसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लेना है। जितना मैं बोल रहा हूं इससे अलग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं पूछेगा, एकदम फिक्स है। ऐसे में हाँ, सब्जेक्टिव के लिए भी हम कुछ कंटेंट्स आपको दे देंगे और आप प्रयास कीजिए कि सब्जेक्टिव जो है आपको सुनकर ही और अपने थ्योरी से देना है। क्योंकि अगर हम आपको थ्योरी देते हैं तो आप सेम टू सेम इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो समझिए, जीवाश्म होता क्या है, जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। कंडीशंस हैं बहुत सारे, ध्यान से बातों सुनिएगा। पहला कि अगर कोई जीव है, वो जीव बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो उसके शरीर में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जब क्या होता है ना कि प्लेसिस्टोसिन, हम लोग पढ़ाए थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, प्लेसिस्टोसिन, इसको हम लोग पैलियोंटोलॉजी क्यों कहे हैं? पैलियोंटोलॉजी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, पैलियोंटोलॉजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्लेसिस्टोसिन से ही जीवों की उत्पत्ति जब शुरू हुई थी, हैडियन के बाद जो भी था आर्कियन में, तो उसको क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। इस साइड में जो भी जीव हमारा उत्पन्न हुए थे, जो भी बड़े बड़े जीव उत्पन्न हुए थे, हम लोग इसमें मेनली डायनासोर को लेते हैं। और आपको एक सवाल आता है कि डायनासोर किस युग में पाए जाते थे, तो हम लोग एक लाइन में लिखेंगे कार्बोनिफेरस एरा में। क्या लिखेंगे? कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस में आपका ये कंप्लीट आंसर है, ठीक है। तो एक चीज समझिए कि जीवों का ना 2 चीज बहुत जरूरी है। पहला, उस जीव का कठोर भाग, साथ ही उस जीव का मुलायम भाग। ये दोनों चीज अगर किसी जीव में है, तब हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि उस जीव का भी जीवाश्म बनता होगा। समझ आ गया? अब ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई जीव जो है जीवाश्म में परिवर्तित हो सकता है? तो आइए समझते हैं इस बात को। हम लेते हैं डायनासोर को, एकदम सिंपल भाषा में आप समझिए डायनासोर को, ठीक है। डायनासोर का शरीर बहुत विशाल होता था। उसके शरीर में या दांत देखिए, उसका हड्डी देखिए, बहुत बड़े शरीर के बारे में आप सोचिए। डायनासोर का अभी इमेज जैसा कि आपने देखा, तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें डायनासोर के बारे में आपको मिलेगी। बहुत विशाल शरीर, कोमल भाग कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मुलायम मुलायम भाग देखिए, कौने कौने टच हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका चमड़ी, उसका स्किन, ये है कि नहीं है, इसी को हम मुलायम समझेंगे। और कठोर भाग कहने का मतलब है उसमें हार्डनेस होना चाहिए, दैट मीन्स कि उसका कंकाल होना चाहिए, ये कंकाल होगा। ये हम कंडीशन सब एक में बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा कि अगर डायनासोर सभी मर जाएंगे, ठीक है, तो डायनासोर मर जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? मर जाएंगे तो मर जाएंगे भैया, बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, जब इजिप्टा नामक एस्ट्रॉयड जब हमारे धरती से टकराया था, तो धरती का पूरा आकार ही चेंज कर दिया था।
याद रखिएगा, इजिप्टा नामक जब एस्ट्रॉयड गिरा था तभी हमारा डायनासोर का भी अंत हुआ था। उस समय पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति हो ही रही थी, एंथ्रोपोड्स आ चुके थे, धीरे धीरे हमारा जो डायनासोर का वृद्धि था, पूरी तरीके से डायनासोर का ही पूरा एकदम भंडार था, राज था एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और छोटे छोटे दैट मीन्स कि जो आज के समय में जो कुत्ते होते हैं, इस टाइप से जो जीव होता है ना, छोटे छोटे नॉर्मल साधारण जीव, ये इनका अस्तित्व ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि डायनासोर सर्वाहारी होता था, उन लोग बड़े बड़े प्लांट को ऐसे ही खा जाता था, अपने से मतलब जंतुओं को भी ऐसे ही उखाड़ कर खा जाता था, सीधे एकदम चबा जाता था। ऐसे में एक मंजिल इतना बड़ा बड़ा, 2 मंजिल इतना बड़ा बड़ा उन लोग का सिर्फ शरीरवा होता था, हाइट होता था, मोटाई होता था। डायनासोर का भी बहुत सारा वेरिएंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप से सारी चीज उन लोग का क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब इजिप्टा नामक जब ये गिरता है ना, क्या चीज, एस्ट्रॉयड जब गिरता है तो क्या होता है कि धरती का सीना फाड़ कर रख देता है। दैट मीन्स कि मतलब गिरता है, और गिरता है तो उस समय धरती का बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन नहीं हुआ था ना, तो नए नए चीज़ बन रहे थे। मैग्मा लावा का उस समय का भी टाइम था, मैग्मा लावा बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे। तो मैग्मा लावा धरती के, आप मान लीजिए कि ऊपर से कोई चीज़ आ रहा है, एटमॉस्फेयर उतना डेवलप नहीं हुआ है, ऊपर से जब डायरेक्ट नीचे आएगा तो धरती के सीना फाड़ देगा। ये वही हाल हो जाएगा जैसे कोई इंसान पेट भर के खाया हुआ है और पीछे से कोई एक लात मार दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेट फट जाएगा, खाना बाहर चला जाएगा ऐसे, और मुंह से तो फेंकबे करेगा, ये हाल हो जाएगा ऐसे में। तो यही हो जाएगा, पेट पूरा फट के बाहर चला जाएगा। ऐसे ही हो गया धरती के सीना में कि पृथ्वी पर लावा मैग्मा धरती के अंदर में है और ऊपर में है, और क्या हुआ कि ऊपर में डायनासोर का युग है भैया, क्या होगा, इजिप्टा आ गया। इजिप्टा जब आया, कितने तो दब के मर जाएंगे, कितने तो धरती के अंदर में चले जाएंगे, कितने तो आग के साथ यानी कि लावा मैग्मा के साथ मिलकर उधिया कर ऊपर उड़ जाएंगे। ये कंडीशन पूरा हो गया। पूरा बोल सकते हैं इतना प्राकृतिक आपदा कि मतलब एक काल्पनिक नहीं सोचना है आपको, एकदम रियल सोचो कि यदि ऐसा हमारे साथ होता है ना, तब उस टाइम का कंडीशन क्या होगा। एक वीडियो है मेरा, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, उसमें बहुत सारे लोग ना हमें ये बता रहे थे कि सर ये काल्पनिक है, आप ये कीजिए वो कीजिए। भैया एक काल्पनिक अगर होता, कोई भी चीज़ यदि काल्पनिक होता है ना, तो उस पर इतना बड़ा इतिहास नहीं बनता है, ये भी याद रखिएगा आप। अगर हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लुई 16वां के बारे में यदि डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कोई काल्पनिक कथा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो रियल में हुआ है फ्रांस में, इसके बाद ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात आती है, अगर जो लोगों को ये विश्वास नहीं हो सकती है ना, उनको ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जो कि आज हम आपको शर्तें बताएंगे कि क्या क्या करना आवश्यक है, क्या क्या नहीं आवश्यक है, ठीक है। तो हम जब ऐसे कमेंट देखते हैं तो हमें हंसी आती है, भैया हम आपको वीडियो बना रहे हैं आपके नॉलेज के लिए, और आप हमें ही इस टाइप से बताने लगते हैं कि नहीं आप ये कीजिए वो कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। मतलब ये धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, ये वेद पढ़िए, वो पढ़िए। वेद का ही उत्पत्ति जब इंसान आया ना तभी हुआ होगा, वो डायनासोर के टाइम में नहीं हुआ होगा। पहले बात समझो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हमारा बहुत सारे कंडीशन आता है। तो कंडीशन है कि आपको कुछ नीचे चला गया डायनासोर, कुछ ऊपर, कुछ वाष्प, एकदम वाष्प बन गए पूरा, एकदम कहाँ जाएंगे, हवा तो था ही नहीं, तो क्या हो गया, पूरा अलग अलग, मतलब जो हमारा जो चट्टान उट्टान तो बन चुका था हेडियन में ही आपका, पत्थरों का युग उसे कहा जाता है, पत्थरों का युग, सैलों का युग उसे बोला जाता है हेडियन को ना। तो इस टाइप से सैल खंडों में आप भारत का नक्शा देखिए या वर्ल्ड का नक्शा देखिए, आपको लगेगा ना एक यहाँ पे टुकड़ा, एक यहाँ पे टुकड़ा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे कैसे हो गया भाई, प्लेन रहता सीधा, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ये भागों में बट गया। क्यों बट गया? क्योंकि गिर गया इजिप्टा। और इजिप्टा ही नहीं, इजिप्टा तो डायनासोर को मतलब ये किया, नष्ट किया, उससे भी पहले और उसके बाद भी जब गिरा होगा तो कोई एक गिरा होगा क्या? नहीं, हजारों की संख्या में गिरा होगा। पूरे विनाश, पूरा क्या कर दिया? विनाश कर दिया। अब देखिएगा विनाश करेगा ना तो क्या होगा। मान लीजिए जो दब गया तो वो ढक गया, वो मिट्टी के साथ क्या हो गया? ढक गया, मिट्टी के साथ ढक गया, कुछ चट्टान के साथ ढक गया, उसका दोनों भाग में ढका जी, एक मुलायम भी ढका और एक हार्ड भी ढका, दोनों कठोर एंड मुलायम दोनों भाग उसका ढक जाता है। और ढकने के उपरांत लाखों साल के बाद, करोड़ों साल के बाद वे जीवाश्म के रूप में बन जाते हैं, यानी कि उनका कुछ कुछ जो है अवशेष हमें मिलता है। वो कैसे मिलता है? क्योंकि लाखों साल के बाद जब जो सेल के नीचे वो दबे होंगे, वे सेल पूरी तरीके से मिट्टी बन चुका होगा। जैसा कि आप 11th में पढ़ चुके हैं अपक्षय एवं अपर्दन, कि सेल भी अपने जगह पे टूटते हैं, फूटते हैं और एक टाइम बाद नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के उपरांत उनका विघटन नहीं होता है, वे मिट्टी में रूपांतरित हो जाते हैं, उनका लेयर बाय लेयर बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, ठीक है ऐसा।
तो अब क्या होगा कि इस मिट्टी को हम क्या नाम दें, अवसाद नाम देंगे ना, अवसादीकरण नाम देंगे ना, अवसादी चट्टान। चट्टान जब बालू के रूप में बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, अवसादी चट्टान बोलेंगे। बालू कौन सा चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है, इस टाइप से उसको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि दब गए, लाखों सालों के बाद वो चट्टान जब अवसादी चट्टान बनेगा तो उसी चट्टान में ना कुछ कुछ उस जीव का भाग दिखेंगे। कौन सा भाग दिखेंगे, मुलायम वाला भाग नहीं आप देख पाइएगा, किसी कंडीशन में देख पाइएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जीवाश्म सभी जगह, सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, धरती के अंदर, ऊपर, आसपास, सब जगह पे। वे मुलायम भागों को अपमार्जक की तरह साफ कर देंगे, पूरा पूरा अपघटन एवं विघटन कर देंगे, पूरा पूरा ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, कड़ा भाग। चूंकि कड़ा भाग इतना हार्ड था कि उतना हार्ड लकड़ी नहीं होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, जो मोटा मोटा लकड़ी होता है ना, काठ बहुत बड़ा बड़ा, इस टाइप से नहीं होता था डायनासोर का इतना बड़ा बड़ा, मतलब महान मतलब इतना हार्ड होता था उनका शरीर। तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल था, गलाना बहुत मुश्किल था, वो मतलब विघटन होना बहुत मुश्किल था। तो क्या होता है कि वे कुछ कुछ छाप छोड़ देते हैं। आखिर आज हम डायनासोर का ज्ञान आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनका अवशेष हमें मिल चुका है, और उन अवशेष के बारे में इतिहास बन चुका है, और वो चीज़ काल्पनिक नहीं है, वो रियल घटना है। अब आपको ये भी पता चलेगा ना कि वो कौन सा समय का था, कौन सा, टोटल बताएंगे। अभी हम बोर्ड की तरफ मुड़े भी नहीं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कहानी सुना रहे हैं, सुनते चलो, समझते चलो, ठीक है। 2-3 टॉपिक और बचा है, सिर्फ जीवाश्मिकी में 3 वीडियोज और आएगी, इसके बाद इसको लेकर 4 हो जाएगा, 3 वीडियोज आएगी और जीवाश्मिकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सिर्फ करेंगे। 2 महीना आपके एग्जाम का टाइम है, 6 फरवरी से आपका एग्जाम है और 20 फरवरी को आपका जीरोलॉजी का एग्जाम है। 20 दिन उधर, 31 दिन इधर, हो गया आपका लगभग 50 दिन, और 1 महीना इधर, लगभग आपका 70 से 80 दिन टाइम हो जाएगा ना। हाँ, 80 दिन तो टाइम है ना भाई, पूरा दिसंबर है, जनवरी है, ऐसे तो कंप्लीट हो जाएगा। इतना हड़बड़ाना नहीं है, 10 से 12 दिन का और क्लास है, रेगुलर जब लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। तो ये था कंडीशन हमारा जीवाश्म बनने का। ये सिर्फ एक जीव के साथ नहीं हुआ, हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं डायनासोर का, बट ये सिर्फ डायनासोर के साथ ही नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी हमारे आर्थ्रोपोड्स थे, दैट मीन्स कि छोटे छोटे जीव थे। जैसे आज के टाइम में आप ले लीजिए एग्जाम्पल कछुआ का, कछुआ की संख्या कम हो गया धरती पे, कम हो गया ना। अगर आने वाले आज से हमें 50 साल या 100-150 साल बाद इसे पढ़ना पड़े तो कैसे पढ़िएगा। मान लीजिए कि छोड़ दीजिए इसको, अभी 1000 साल के बाद हमें पढ़ना पड़े, हम तो नहीं पढ़ सकते हैं, आने वाला जो होगा इंसान पढ़ेगा। तो वो जब पढ़ाई करेगा ना तो क्या पढ़ेगा, कछुआ उसको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा, उसके अवशेष खोजेगा। चाहे जो कछुआ का होता है ऊपरी भाग बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ऐसे तो कछुआ का जीवन काल 300 साल का होता है। अगर वो क्या होता है कि उसका कठोर भाग मिल गया तो इंसान स्टडी करेगा, भैया किस चीज़ का निशान है, निशान पता चलेगा, निशान से पता कर लेगा कि भाई ये उस जीव का है, ये आज से 1000 साल पुराने का है। उस समय अमित सर अपना थोबड़ा दिखा कर पढ़ाते थे, उस समय इंसान भी था यहाँ पे, कैमरामैन भी था, ऑनलाइन भी पढ़ाई होती थी, ऐसा पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ऐसे में ऐसे। तो समझिए ये है लॉजिक हमारा, मतलब ये नहीं कि सिर्फ भाषण आपको दें, आपको आपके माइंड में एक मॉडल देना है हमको, मॉडल कि भाई इस मॉडल से ना ये चीज़ हो सकता है, हमें ये देना है, समझना ध्यान से। चलिए बात है अपने क्लास की ओर। इधर देखो, यहाँ पे सबसे पहले समझिए परिभाषा कि पैलियोंटोलॉजी जिसे हम जीवाश्मिकी कहते हैं वो क्या होता है। तो जीवाश्मिकी होता है जीवों का अवशेष, जीवों के अवशेष को हम क्या कहते हैं, जीवाश्मिकी कह देते हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ते क्या हैं, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि जीवों के अवशेष में, जीव आप छोड़िए, जीव से पहले आप सजीव लिखो, सजीवों के अवशेष को। अब सही है ना, सजीव में एक जीव नहीं आता, 2 जीव आता है, मतलब 2 प्रकार के सजीव होते हैं, एक प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल याद रखना, सबसे पहले इस दुनिया में प्लांट आया है, उसके बाद ही एनिमल आया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पादप, पादप एंड जंतु, पादप तथा जंतु के अवशेष पढ़ते हैं। कुछ प्लांट्स भी हैं, कुछ जंतु भी हैं, लेकिन प्लांट्स का स्ट्रक्चर सेम होता है। आप एक चीज और जानिए, हमारा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से तब जाकर बॉडी बनता है। बट ये एनिमल में अप्लाई होता है, प्लांट में ये अप्लाई नहीं होता है। प्लांट में सेल, डायरेक्ट टिश्यू एंड डायरेक्ट बॉडी, पूरा पेड़ टिश्यू। उन लोग में देखें कब, प्लांट में आप पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम जाके खोज पाइएगा,
कि नहीं भैया इसका आहार नल यहाँ है, स्टोमक यहाँ है, लेकिन इंसान में क्या, जानवर में क्या, सब में पाया जाता है। ऐसे में तो जंतुओं में ये सब होता है। तो हम लोग में सिस्टम है बट उन लोग में सिस्टम नहीं है, इसलिए पादपों का हमें जीवाश्म खोजना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कुछ ढीली ढाली से था, लेकिन इंसान का जटिल था। उनमें हड्डी होता है क्या, पेड़ में हड्डी होता है, सब तो कठोरी भाग होता है, मुलायम के रूप में पत्ता रहता है सिर्फ, ठीक है, तो दिक्कत हो गया ना, उनका अपघटन होना बहुत सिंपल है। चलिए, तो हम लोग पादप तथा जंतुओं के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। इसमें तो जीवों का अवशेष सवाल पूछ देता है, भैया पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीवाश्मों के स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देगा, सेल विज्ञान, जीवाश्मिकी, जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। जीवाश्मिकी को ही जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस टाइप से, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, ऐसा। तो क्या टिक करना है? जीवाश्मिकी, यानी कि पैलियोंटोलॉजी, उपस्थिति। ये ऐसा भी हो सकता है ना, जैसा कि अभी हम बताएं कि कौन से सेल में मिलेंगे। तो भाई एक बात बताइए, हैडियन टाइम में पूरा चट्टानों का युग था, उस समय सिर्फ और सिर्फ चट्टान हुआ करते थे, जीव हुआ करता था, और जीव जब दबा, चट्टान के नीचे दबा होगा। अरे मान लीजिए कि मैग्मा में जाके अंदर में मिल गया, कठोर भाग होगा, ठीक है, दब गया, ठंडा हो गया, ठीक है, ठंडा हो गया, वहां पर ना हवा जा रहा है, सिर्फ प्रेशर लग रहा है, हवा तो था नहीं, ठीक है। अवसादों से ढकना, दैट मीन्स कि चट्टान अवसादीकरण का रूप ले लिया है, सेडिमेंटेशन हो चुका है उनका, और वे दब चुके हैं। दबने के बाद इतना दब चुका है कि वहां पे हवा जाना इम्पॉसिबल है। अगर जहां हवा जाएगा वहां पर जीवन संभव होगा, और उसका अपमार्जक की तरह पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। बट वो वहां पे हवा नहीं जाना चाहिए, सिर्फ प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा इधर से इधर से। मान लीजिए हम इस जगह पे हैं, हमारे पास हवा नहीं है, हम तो मर गए, हमारे पास हवा नहीं रहेगा, मर जाएंगे। इधर से दबाएगा, इधर से प्रेस लगाएगा, हम क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे एक टाइम बाद। मर तो गए, पहले ही मर गए ना, हवा नहीं था तभी, लेकिन क्या हो जाएगा, मेरा ऐसे ही छाप छूट जाएगा, जो कठोर भाग होगा ऐसे ही रह जाएगा पूरा पूरा, ऐसे में। तो ये एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगला, इनकी उपस्थिति जब हो सकती है ना, तो वो हो सकती है अवसादी चट्टान में। किन में हो सकती है? अवसादी चट्टान, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। जब ये मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में, रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन जल्दी आंसर दो। 3 प्रकार के होते हैं। फॉर्मेशन के बेस पे कितना होता है? 3 प्रकार के। पहला इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, 3 प्रकार बताए थे, ISM याद रखना, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक याद रखना। एक ट्रिक भी बताए थे, आ इनमें से एक थप्पड़ दो, बोलो का। आ से आग्नेय, अ से अवसादी, और का मारो एक बार एकदम मच के कायांतरित। समझ आया? प्राथमिक सेल को हम लोग आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। अवसादी को हम लोग परतदार बोलते हैं, क्योंकि अवसादीकरण, परत के रूप में बन जाना। कायांतरित को हम लोग रूपांतरित बोलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, रूपांतरित सेल। भैया जियोलॉजी आसान करना बहुत सिंपल है। आपका कोई दोस्त है, रंग बदल लिया, बोल दो कायांतरित सेल है तू, उसको कभी मत बोलना धोखेबाज है तू, बोलना तू कायांतरित सेल है, रूप परिवर्तित कर लिया, ठीक है, ऐसा। बट यहाँ पे आपको अवसादी याद रखना है। जीवाश्म कभी भी पाए जाएंगे, आपको हमेशा हमेशा अवसादी सेल याद रखना है। सेडिमेंट्री रॉक्स आपको याद रखना है। सवाल पूछता है जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं। एक चीज बताऊं, बालू जानते हैं? बालू और एक सीला एकदम पत्थर, पूरा सीला, पूरा बहुत बड़ा सा सीला है। क्या जीवाश्म बालू वाले में पाया जाना संभव है कि सीला में? कौन बताएगा? ऑप्शन ए बालू, ऑप्शन बी सीला, किसमें जीवाश्म पाया जाना संभव है? जल्दी बताइए, ए या बी, ए या बी, जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम देखेंगे। हो गया? चलो, किसी का नाम नहीं पढ़ना है ना हमें, किसी का नाम नहीं पढ़ना है, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। जो गलत होगा वो अपना सुधारेगा, ठीक है, और जो ठीक होगा वो तो भाई ठीक होगा। देखिए, जब भी होगा बालू में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर वो खुद भैया सीला है, खुद वो क्या है, सीला है, ठीक है। तो उसके अंदर जाएगा कहां से? उसके अंदर जाएगा कहां से? मान लीजिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे ना, देखिए मेरे पास एक पावर बैंक है, इस पावर बैंक में और एक मेरे पास कुछ अलग प्रकार का कुछ ऐसा कुछ कंटेंट है, जैसे मान लीजिए कोई गद्दी होता है ना, गद्दी इस टाइप से है, कोई गद्दी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, नहीं। तो ये है मेरे पास, ये पूरा ठोस है, पूरा क्या है, ठोस है। इसके अंदर में पूरा पूरा पैक है, सीला है। क्या इसके अंदर में जीवाश्म जा सकता है? नहीं जा सकता है। लेकिन यही अगर झिल्लीदार रहेगा, क्या इसमें जा सकता है? जा सकता है ना। बालू रहेगा तो उसमें पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बालू। बालू में पाया जाना संभव है। तो याद रखिएगा, बालू एक सेडिमेंट्री रॉक से अवसादी चट्टान है। कंप्लीट।
चलिए जीवाश्मों का काल निर्धारण, भैया हम जीवाश्मों का काल निर्धारण क्यों करें? जीवाश्म हमारा ही काल निर्धारण करता है। कैसे निर्धारण करता है? देखिए जीवाश्म कौन से समय में था, जैसा कि मैंने काल निर्धारण में ही आपको बता दिया कि भैया कैसे कैसे जीवाश्म बनता है, डायनासोर का पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें हम बता दिए कौन से समय में जीवाश्म बना, ये जीव किस काल में था, समझ गए? ये जीव किस काल में था, ये जीव कब से कब तक जीवित था, इस जीव का कब से कब तक अस्तित्व था, ठीक है। ये जीव का स्ट्रक्चर क्या था, किसके आधार पे हम पता करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जीवाश्मों के आधार पर पता करेंगे, अन्यथा कोई दूसरा चांस नहीं है। आया मर गया, आओ सनम जाओ सनम, यू आर बेवफा, ये हाल हो जाएगा जीवों का, है कि नहीं? अब मान लीजिए कि हम लोग अभी जीवित हैं यहाँ पे, कुछ पता नहीं चलेगा भैया मर गए कि जी गए, कुछ जीवाश्म बचेगा तब ना। आने वाले 500 साल में अगर कोई देखेगा, अगर मान लीजिए आने वाले 10,000 साल बाद या लाखों साल बाद कोई पता करेगा भैया हमनी के फोटोकॉपी कोई दूसरा कोई आ गया, तब का होगा? हो ये हाल हो जाएगा, बोलेगा कि आदमी था का यहाँ पे, हमनी के कोई न जी, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ हम लोग के मॉडल प्रश्न पत्र आ गया तब कैसे होगा? मॉडल पेपर हमनी के फोटोकॉपी कोई जारी कर दिया तब, मतलब मान लीजिए कि एक सेकेंड आने वाला समय में 1000 2000 साल 10,000 साल पहले या लाखों साल बाद हम लोग खत्म हो गए, तब क्या होगा? हम लोग खत्म हो जाएंगे। ये तो एकदम पॉसिबल है कि जिस प्रकार से इवोल्यूशन है ना, वो तो खत्म हो जाएंगे हम लोग, तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, कोई नया वेरिएंट आ जाएगा इंसान का, कब बोलेगा? बोलेगा कि भैया उन लोग भी था का यहाँ, न्यू वर्जन आ जाएगा ना, तो बोलेगा भैया उन लोग भी था, कौन था? तो कैसे पता चलेगा? बढ़िया समझ ले, जीवाश्म को छोड़ के जाना है, जीवन में कुछ करके जाइए, कुछ पहचान भैया बना के रखिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है भाई लोग, टेंशन कोई नहीं लेगा, ठीक है ना, कोई नहीं मरने वाला है। अरे 1 लाख साल बाद 21-22 साल हो ही गया, 40 साल और जिएंगे, मर जाएंगे, खेल खत्म, ठीक है। ऐसे ही सब आप लोग भी ज़्यादा थोड़े जीजिएगा, ज़्यादा 50 साल है कि नहीं जी, ज़्यादा 50 साल जिए और मर जाइए पूरा, कोई टेंशन नहीं। बाकी दुनिया बाढ़ में जाए, क्या टेंशन, जब तक है तब तक निशान छोड़ के जाइए। चलिए जैसा कि हम अभी निशान बता रहे हैं आपको, तो जीवाश्मों का काल निर्धारण हम लोग पढ़ चुके कि कौन सा जीवाश्म कब से कब तक, और ऐसा कुछ नहीं है, अभी एक एक जीवाश्म के एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे ना, तब मजा आएगा पूरा, ठीक है। देखिए आवश्यक शर्तें ये पूछता है, 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये पूछ देता है आपका एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है। बोलेगा कि जीवाश्म बनने के लिए कौन कौन सा कंडीशन अप्लाई है, ये अभी हम कब से बकबका रहे हैं, कब से बोल रहे हैं। देखिए जीवों का कड़े भाग के साथ मुलायम भागों की उपस्थिति होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंकाल बोलेंगे। जीवाश्म जो बनेगा ना कंकाल के रूप में बनेगा। तो ट्राइलोबाइट्स, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब जितना है ना, इस सब में कैसे पता चला भैया कि यहाँ पे जीव था? कैसे पता चला कि उस टाइप का सभ्यता वहां पे था? सभ्यता मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। क्या होता है रीति रिवाज? आज जो हमारा जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में कैसे पता चलेगा? आज हम अगर कहीं पे कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं धरती पर, कहीं पे कुछ भी बनाते हैं, आने वाला 50,000 साल पहले अरे बाद अगर कोई देखता है तो बोलेगा कि नहीं यहाँ पर अमृतसर का रूम था भैया, यहाँ पे वीडियो बनता था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बचेगा तब तो कुछ तो बचेगा ना, तब ये संभव है। तो कंकाल के रूप में हम जीवों की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर या धरती की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये धरती में भी अप्लाई हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए, तो जीवों का कड़े भाग के साथ साथ मुलायम भागों की उपस्थिति आप नोट करोगे इसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अवसादों से पूरी तरह ढका होना, मैं अभी तुरंत बताया हूं, अवसादों से पूरी तरह ढका होना। तीसरा कंडीशन है कठोर भागों का शिला में परिवर्तन। क्या लगता है आपको? हम ऐसी बोलते हैं कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है बताइए कैमरामैन? जीवाश्म होता है ना, कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म होता है। आखिर कोई जीव था तब है ना हमारे पास कोयला बना हुआ है। तो जीव का कल्पना हम किससे करें? क्योंकि डायनासोर सबसे बड़ा था ना यहाँ पे शरीर में, उससे बड़ा शरीर किसी का हुआ नहीं आज तक, तो डायनासोर के शरीर से करेंगे तो वही जीवाश्म है भैया। आप 8 क्लास 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब जीव धरती के अंदर दबा लाखों करोड़ों साल बाद वो बन गया इसमें। अच्छा, कोयला कौन सा सेल है? कोयला में सेडिमेंट्री आप नहीं बोलोगे उसको, आपको एंथ्रासाइट होता है ना, कोयला का 4 प्रकार। पहला पीट, दूसरा बिटुमिन, तीसरा अर्ध बिटुमिन, चौथा एंथ्रासाइट। पीट सबसे नॉर्मल लोअर कैटेगरी का है, उसको हम कभी कभी अवसादे भी बोलना पड़ेगा, लेकिन एंथ्रासाइट सबसे हार्ड होता है। 4000 गोंडवाना क्रम में जाइएगा ना, 4000 5000 किलोमीटर 4000 कर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक आपको सिर्फ कोयला का परत मिलेगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि एक कयांत्रित सेल है, रूप परिवर्तन हुआ है। मतलब जीवों के कंकाल से या जल उल के कुछ भी बना भाई,
कार्बनिक पदार्थ, कोयला को कभी अकार्बनिक पदार्थ नहीं बोलना है, और कोयला कभी खनिज नहीं हो सकता, क्योंकि खनिज होता है अकार्बनिक पदार्थ। पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाली वे सभी पदार्थ जो अकार्बनिक होते हैं उसे हम खनिज कहते हैं, यानी कि मिनरल्स कहते हैं। उसे हम मिनरोलॉजी में पूरा पढ़ाए हैं तोड़ तोड़ के, बट कोयला को यहाँ पे ऐसे नहीं करना। कोयला कार्बनिक पदार्थ है, उसमें कार्बन की मात्रा है, समझ गए? कैसे बोलते हैं, तार में कहीं पे कट गया, बोलेंगे भैया करंट नहीं जा रहा है, कार्बन लगा हुआ, छोड़ा ना उसको बढ़िया से, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये अप्लाई होता है जीवाश्मों में, पेट्रोलियम क्या है, ये पूरा चीज़ डायनासोर में आपको पढ़ाया हुआ है, कोयला वाला वो सब पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे हमें उतना डीप में नहीं जाना है। चलिए ठीक है, तो अवसादों से पूरी तरह ढका होना चाहिए। शिला में परिवर्तन हो गया ना, आपका जो एंथ्रासाइट था, कोयला का एक प्रकार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आपका खुद है कयांत्रित सेल, क्या है, कयांत्रित सेल है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक है। कौन सा, एंथ्रासाइट, सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अगला, शिलाओं में कठोर अंगों का छाप का छूटना। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा जीव है जो हमें ऐसा प्राप्त, ऐसे तो नहीं हो रहा है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में नहीं मिला, तो अगर कोई हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक मतलब समझ रहे हैं, अस्तरित सेल मतलब उसको बोलते हैं, यानी कि रूपांतरित सेल, उसमें ना हमें मिल सकता है कुछ निशान, कुछ छाप मिल सकता है, ठीक है। तो उस छाप के आधार पर भी हम कल्पना कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे कोई जीव था, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, शिलाओं पर सांचा, जिसे हम लोग ढांचा कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है, बनना, इसे हम लोग कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट, ठीक है। अगर कोई इतना कठोर था, ठीक है, या कुछ ऐसा जीव जो जिसका कुछ सांचा बच गया है, सांचा, समझ रहे हैं। अगर क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कठोर पदार्थ है, मान लीजिए कि ये मेरा पावर बैंक ही है, इसको हम कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में रख दिए और पूरी तरीके से अवसाद से ढक दिए, तो इसका ना सांचा बन जाता है। आप एक चीज़ समझिए ना, क्या बोलते हैं, आपको हम सांचा समझाने से पहले नाद समझते हैं। नाद क्या होता है, गांव में एक नाद होता है, नाद। तो सबसे पहले पता है क्या किया जाता है, नीचे से मिट्टी रखा जाता है नाद के साइज के, और ऊपर से करके उसको ढाल दिया जाता है, जिसको घर ढलाई यूज होता है ना, उस टाइप से सीमेंट उमेंट से बालू से ढाल दिया जाता है, तब तो जाकर एक नाद तैयार होता है। इसी प्रकार से उसको कॉस्टिंग बोलते हैं, मतलब एक सांचा बन जाता है। तो जीव अगर है, तो अगर उस पर अलग से कोई लेयर बन गया है तो उस जीव का सांचा बन जाता है। तो ये भी हमें मतलब इंडिकेट करता है, ये सब इंडिकेटर फैक्टर हैं, ठीक है ना, कि भैया आपको ना इस टाइप की स्ट्रक्चर देख रहा है तो आपको उस जगह रिसर्च करना पड़ेगा, ये चीज़ भी हो सकता है। अगली पॉइंट की ओर बात करते हैं। अच्छा चलो उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा। उदाहरण में सबसे पहले आप समझिए गैस्ट्रोपोड, यही 5 नंबर पूछेगा, इसमें आप याद रखना ना 20 नंबर आपका छुपा हुआ है इसमें, 20 नंबर, लेकिन पूछेगा तो कोई एक 5 नंबर का, 5 नंबर, 5, 10, 15, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है, टोटल। तो गैस्ट्रोपोड का पूछेगा ना, पता है क्या, देखिए एक सेकेंड, पूछेगा क्वेश्चन कि एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट सभी लोग। हाँ, गैस्ट्रोपोड है ना, तो इसका क्वेश्चन जो है इस टाइप से कुछ पूछता है, जो कि 5 मार्क्स से पूछता है, गिव एन एलिमेंट्री आइडियाज, ठीक है, ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ गैस्ट्रोपोडा। मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बारे में आपको यहाँ पे एलिमेंट्स को दर्शाना है गैस्ट्रोपोडा के बारे में, कि भाई क्या क्या उसका स्ट्रक्चर क्या था, किस क्रम में आते थे, ठीक है। और गैस्ट्रोपोड एक मतलब जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास मोलस्का फाइलम हम पढ़ रहे हैं, अगर हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ बहुत सारे जीव आते हैं। आर्थ्रोपोडा में तो कीड़े मकोड़े आते ही हैं, पूरे पृथ्वी का 1/3 भाग को ढक के रखा है इन्होंने, ठीक है। तो वैसे ही वो एक फाइलम है, उसके अंदर तो हमें बहुत सारे जीवों के बारे में पढ़ना होता है, तो उन जीवों का उदाहरण पढ़ेंगे। ये एक हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं। गैस्ट्रोपोड क्या है, एक ग्रुप है, जीव नहीं है। लेमली ब्रांक दूसरा, ये भी पूछता है कितना, 5 नंबर में। ब्रैकियोपोड मतलब इसी चारों में से कोई एक को टपकाने वाला है, एग्जाम में देगा, कोई एक को ही देगा, सबको नहीं देगा, ठीक है, कोई एक देगा और आपको बनाना पड़ेगा, इससे काम ना चलेगा। इसके बाद ब्रैकियोपोड है, इसके बाद ट्राइलोबाइट्स हैं। ट्राइलोबाइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और देख लेते हैं, अगर 2023 में पूछा होगा तो इस वर्ष चांस है कि नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये सब का हम 5-5 मार्क्स के नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। 4 वीडियोज और आएगी, हम बोले थे ना 3 या 4 वीडियोज आएगी, उसमें हम फाइनल कर देंगे इसको। अब एक बात है कि भैया हम पुराने जीवों के बारे में जानकर क्या करें, ठीक है, पुराने जीवों के बारे में क्यों जाने, जो था आया गया मर गया, कोयला हमें मिल ही रहा है, उपयोग कर ही रहे हैं, क्यों जाने।
इंडिया में रहनी है तो जाननी पड़ेगी। एक लाइन में बात खत्म। ठीक है, जीवों के बारे में जानना पड़ेगा। आप नहीं जान सकते हैं क्या कि मेरा खानदान गया था, इस जीव में कौन सा जीव आया गया, कब तक रहा, कब तक शासन किया, कब तक था, हम लोग कब तक रहेंगे, कब तक, इसलिए अभी तो पता चलेगा हम कब मरेंगे। ऐसा कुछ ऐसे उपयोगिता। देखिए, जीवों के विकास तथा भौमिकीय अतीत। भौमिकीय अतीत समझते हैं, जो भूमि पर जो हमारा अतीत गुजरा है, मतलब पृथ्वी को लेकर अतीत, मतलब यहाँ पे राजाओं का युद्ध नहीं करा रहे हैं, अशोक का कलिंग के राजा के साथ युद्ध कराओ, ऐसा कुछ नहीं करा रहे हैं। भौमिकीय अतीत पृथ्वी का इतिहास में वनस्पतियों और प्राणियों के वितरण तथा स्थानांतरण का ज्ञान होता है। याद रखो कि अगर हमारा कोई जीव है तो विकास के क्रम को आप जैसे पढ़ोगे ना, बायोलॉजी में भी है, तो विकास के क्रम को आप जैसे भी पढ़ाई कीजिएगा ना, तो उसमें हमें पृथ्वी के इतिहास पता चलता है कि कौन सा जीव कब आया, कब गया, उस टाइम का स्ट्रक्चर क्या था, जलवायु क्या था, ठीक है, उस समय क्या क्या डेवलप हुआ था, इस टाइप के आपको मिलेगा। वनस्पतियों का भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राणी का, वनस्पति का, प्राणियों का, सबका वितरण मिलेगा, और उनका कौन से जीव में रूपांतरित हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बंदर से इंसान में रूपांतरित हो गए, धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण पुष्पा गायब हो गया, बजरंग बली थे पहले, ठीक है, ऐसे। तो ये स्थानांतरण का ज्ञान होता है, तो ये भी जानना जरूरी है, इंटरेस्ट है तो। दूसरा, शिला संस्तरों के कालानुक्रम निर्धारण में, अगर कोई सेल है तो उस सेल के संस्तर, यानी कि उसके हम लोग परत की बात करते हैं कि भाई ये सेल कब बना होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो अगर जीवाश्म हमें मिल जाता है तो सब पता चल जाता है। क्योंकि अब सवाल है कि जीव का अवशेष मिला ना सर, तो ये कालानुक्रम कैसे मिल जाएगा सेलों का? भैया जहाँ पे जीवाश्म मिला वो भी तो एक सेल था ना, जहाँ पे मिला वो भी क्या था, एक सेल था। ऐसे जैसे हम लोग कोयला मिलता है तो कैसे हम लोग पता करते हैं गोंडवाना क्रम का सेल है, जीवाश्म उसमें बहुत सारे मिले हैं ना, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि गोंड साम्राज्य के टाइम का ये जीव थे। अगला तीसरा नंबर, पूरा भौगोलिक अवस्था। पूरा का मतलब यहाँ पूरा नहीं समझना है भैया, पूरा का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुरानी। तो पुरानी भौगोलिक अवस्था का ज्ञान होता है कि पहले क्या था, पहले दिनवा सच में 19 घंटा का होता था क्या, अभी तो 24 घंटा का हो ही रहा है, तो इससे ये भी तो पता चलेगा 19 घंटा का होता था, इजिप्टा गया तब से 24 का होने लगा, उल्कापिंड गिर गिर के पृथ्वी का वजन बढ़ गया। ठीक है, तो जीवाश्म के लिए बन तो गया, लेकिन जितने भी हमारे एस्ट्रॉयड्स गिरते हैं तो धरती का वजन बढ़ता है। एक बात बताइए ना, धरती हमारा घर है, अगर कोई आसमान से, आसमान तो नहीं बोल सकते हैं, अंतरिक्ष से उल्कापिंड यदि जब आती है तो उल्कापिंड धरती से टकराएगी तो भैया द्रव्यमान तो बढ़ रहा है ना, तो ग्रेविटी और ना ज़्यादा हो रही है, तो जो जितना ही भारी हो गया क्या उसको घुमा लीजिएगा। अगर हम ही पतला रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम घूम सकते हैं बढ़िया, ऐसे ऐसे पूरा स्पीड में अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर और मोटे हो जाएंगे तो क्या ऐसे ऐसे कर पाएंगे? ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पृथ्वी को घूमने में दिक्कत होने लगी, मतलब द्रव्यमान बढ़ने के कारण इसका गति स्लो हो गया, तो जिसके कारण दिन 24 घंटे का होने लगा। ठीक है, ऐसे तो वे अवस्था का ज्ञान होता है कि उस टाइम क्या था, किस टाइप का अवस्था हुआ होगा, इस टाइप से। चौथा, पूरा जलवायु और आने वाली समय में देखिएगा पृथ्वी का समय हमको अब तो मान लीजिए उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कोई एस्ट्रॉयड गिरता है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उससे घर्षित होकर पूरा पूरा खत्म ही हो जाता है एस्ट्रॉयड में। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, इतना कुछ ऐसा कुछ होने का चांस नहीं है, चांस ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो दिन सीधा 29 घंटा का करेगा डायरेक्ट, फिर हम और टाइम मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जा रहा है ना, तो आप लोग के लिए टाइम निकाल लेंगे। इस पर भी वीडियो है मेरा एक कि दिन 29 घंटे का करेगा। पूरा जलवायु का ज्ञान होता है कि पहले के समय में सच में जलवायु कैसा था, मौसम कैसा था, जलवायु मतलब क्या, मौसम कैसा था, कैसा नहीं था, ठीक है, टेम्परेचर कितना तक धरती पर होता था, टोटल चीज़ हमें ज्ञान मिल जाता है। अगला देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम के भंडारण का हमें ज्ञान हो जाता है कि अगर इस टाइप से जीवों की उपस्थिति जहाँ पे था उसके हिसाब से आपका भंडारण का ज्ञान। तो देखिए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, पहले जब आदि मानव भी था ना, तो अगर आदि मानव को भी कैप्चर करें तो ये हो सकता है कि आदि मानव या कोई भी जंतु ऐसे जगह पे रहते थे ना जहाँ पे पानी ज़्यादा हो और उनकी खाने का उचित प्रबंध हो। उचित प्रबंध नहीं बोल सकते हैं, मतलब लोकली जीवों को मारना, जहाँ पे जंगल इलाका हो और पहाड़ी इलाका हो और उसमें गुफा टाइप के हो, जहाँ पे गुफा में उन लोग अपना जीवन व्यतीत करता था। तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे शिलाखंडों में जीवों का पूरा पूरा अवशेष मिलना पॉसिबल होता है, पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वहाँ पर इनका अवशेष मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, एक बात समझिए कि अगर कोई बहुत बड़ा गुफा है, मतलब चट्टानों का ही गुफा है, उसके अंदर में इंसान रहता था, ठीक है, तो अगर कोई नुकसान भी हुआ होगा ना, तो उतना तो उसको नुकसान नहीं होगा, उसका तो उसका कठोर बाग का नुकसान उतना, जितना हम लोग बोल रहे हैं ना, उतना नुकसान तो उसके कठोर बाग का नहीं ही हुआ होगा।
ठीक है। तो वहाँ से हमें जीवाश्मिकी का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पहले के लोग ना गुफाओं में रहता था, पहले के जंतु ना गुफाओं में रहता था, शेर खुद गुफा में रहता था, ठीक है। तो क्या होता है कि उन लोगों का अवशेष मिलना बहुत सिंपल था वहाँ पे, मतलब पॉसिबिलिटीज ज़्यादा थी कि वहाँ पे हमें ये चीज़ मिल सकती है, ऐसा में। तो यही बात है। और दूसरी चीज़ एक और है कि अगर कोई सेल में हम पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे जीवाश्म है कि नहीं है, तो एक चीज़ और भी हो सकता है, उस सेल का द्रव्यमान आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसको तौलना नहीं है, नहीं तौलना नहीं है। ऐसे ही जो साइंटिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ऐसे ही पता करते हैं। वे चट्टान का भार और स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हैं कि इनमें जीवाश्म पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस सेल में, मान लीजिए कोई सेल बना, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग था, उसमें यदि मतलब जीवाश्म मिल गया या जीवाश्म की उपस्थिति यदि होगी, तो उस सेल का संरचना कुछ अलग होगा। एंड संरचना अलग होने के बाद उस जीव की क्या हो सकती है कि भार ज़्यादा हो जाएगी, द्रव्यमान बढ़ती है। तो अगर जितना ज़्यादा जीवाश्म रहेंगे उतने ज़्यादा उसका भार बढ़ने का पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो लगभग आज की इस क्लास में हम आपको पूरा जीवाश्मिकी का इंट्रोडक्शन एंड कंडीशंस एंड जो यूज था ये टोटल हम आपको बता चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग गैस्ट्रोपोड पढ़ेंगे, ठीक है। और गैस्ट्रोपोड पढ़ेंगे, और गैस्ट्रोपोड पढ़ने के अलावे हम लोग लेमली ब्रोंग पढ़ेंगे, ब्रैकियोपोड पढ़ेंगे, ट्राइलोबाइट्स पढ़ेंगे। लेकिन उसके अभी बाद और भी अभी चीज़ समझ लीजिए कि एक बात बताइए ना सर कि कोयला को हम कार्बनिक क्यों कह रहे हैं? सही है कि केमिस्ट्री का सिंबल कार्बन जो है, कोयला, हीरा, ये सब हम ग्रेफाइट बोल सकते हैं कार्बन, बट यहाँ पे है ना कि हम लोग इसे कार्बनिक क्यों, स्पष्ट है ना, कार्बनिक क्यों? तो कार्बनिक इसलिए क्योंकि कोई भी सजीव हमारे कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर में भी कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, C6H12O6 नहीं है ना, प्रोटीन नहीं है, वसा नहीं है, सब है, सब है। सब में आपको कार्बन, और जहाँ जहाँ कार्बन वहाँ वहाँ हाइड्रोजन, उसके पत्नी एंड उसकी साली ऑक्सीजन साथे साथे जाएंगे। यानी कि अपना शरीर ही पूरा पूरा ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक की तो बात ही नहीं आती है। शरीर का स्ट्रक्चर में यदि देखेंगे तो पूरा पूरा ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक की बहुत कम ही बात आती है, समझ आ गया। तो पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा ऑर्गेनिक है। तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, और कार्बन की मात्रा जब ज़्यादा रहेगी तो जो इससे उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ होगा, दैट मीन्स कि अगर हम जीवाश्म की ही बात करें तो ये कभी भी इनऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, और भयानक ऑर्गेनिक बना देगा। संसार की कोई भी जीव सब ऑर्गेनिक है। प्लांट में देखिए, प्लांट भी ऑर्गेनिक, इंसान देखिए, इंसान भैया जहाँ जाओ ना सब जगह केमिस्ट्री है, जहाँ जाओ सब जगह केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक के सोच के देखो ना, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इस तीनों को ऑर्गेनिक हम लोग बोलते हैं ना। इन तीनों में आप फाइनल करो, देखो जहां देखो वहां कार्बन आपको मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलना पड़ता है, ऑर्गेनिक, ठीक है। चलिए, तो और भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप डाउट्स या अपने सारे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में, नोट चैट बॉक्स, आपको कहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट करना है, और उस पर नेक्स्ट वीडियो हम बहुत डेली ये वीडियोज आएगी ही आएगी, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत कम टाइम है। और चलिए थोड़ा सा एग्जाम पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम के लिए सिर्फ आपका 2 महीने का टाइम है, मेनली दिसंबर और जनवरी आपका टाइम है। इस पूरे लेक्चरर को हमारे हिसाब से दिसंबर आने भी नहीं देंगे, हम नवंबर में ही पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक हमारा टॉपिक बच रहा है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, मतलब जो सेल होते हैं उनके संरचना का कुछ आकारिकी वो पढ़ना है हमें। तो चलिए, बाकी जो भी है एग्जाम के लिए 2 घंटे का 2 महीने का समय है, आप एकदम मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट्स हो आप पूछिए, और बहुत जल्द अब हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज बहुत जल्द आएगा, खासकर जियोलॉजी भी आएगा, और बाकी बायोलॉजी का भी आ सकता है, केमिस्ट्री का भी आएगा, एंड इंग्लिश का भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।